हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। ठीक है। थोड़ा कुछ तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वीडियो में डिले हो गया, पर अभी कोई नहीं। अभी हम स्टार्ट करेंगे फिर से अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, डेट इज योर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। क्या है, स्टार्ट करने से पहले चैप्टर में थोड़ा कुछ बेसिक्स आइडिया दे देना चाहता हूँ कि हम लोग का बॉडी में जितना भी ऑर्गेन्स है ना, सब ऑर्गेन्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के काम करते हैं। एक का अगर कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ा तो उसमें दूसरा ऑर्गन का हेल्प चाहिए ही चाहिए होगा। इस चीज़ को समझाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो बुक में दिया हुआ है, आपका फिजिकल एक्सरसाइज। आप जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो ओब्वियसली जितना एक्सरसाइज करोगे आपका स्केलेटल मसल में एनर्जी का डिमांड बढ़ जाएगा। और आपको पता है एनर्जी कैसे बनेगा, तो एनर्जी आपका ग्लूकोज या रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर बनेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब एनर्जी का डिमांड बढ़ गया, मतलब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया। ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया तो नॉर्मली हम क्या इंस्पिरेशन लेते हैं, ऑक्सीजन जा रहा है। पर जब डिमांड बढ़ गया ना तो आपका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग वो बढ़ जाता है। इसका मतलब आप हाँफ नहीं रहे हो, आपका ऑक्सीजन का डिमांड है आपका बॉडी में, इसलिए आप ज़्यादा ही ब्रीदिंग का रेट बढ़ चुका है। ठीक है, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा पाए। तो आपने ब्रीदिंग किया, सिर्फ आप ब्रीदिंग करने से इन करने से आपका ऑक्सीजन पहुंच जाएगा टारगेट टिश्यू तक। उसके लिए आपका ब्लड पहुंचाएगा हेमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ केसेस में पढ़े हमने। ब्लड पहुंचाने के लिए ब्लड फ्लो भी बढ़ना पड़ेगा। और ब्लड फ्लो कैसे बढ़ेगा, जब मोटर जो है पंपिंग ऑर्गन उसका रेट ज़्यादा होगा, डेट इज हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, ताकि टारगेट ऑर्गन तक सब पहुँच जाएगा। और जैसे आप एक्सरसाइज ख़त्म कर लेते हो तो आप देखिएगा आपका नॉर्मली ऑटोमेटिकली लाहे से आपका सब कुछ नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। देख रहे हो, आप सिर्फ एक्सरसाइज किए तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, फिर आपका लंग्स जो है वो, हार्ट, सब कुछ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम किया ताकि आपका सिस्टम जो है बॉडी एनर्जी आपको प्रोवाइड कर पाए। इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और जैसे कि हमने पिछला चैप्टर में बात किया था आपका डेट इज योर केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल मतलब आपको पता ही है, जैसे कि कंट्रोल बाय सम हार्मोन्स, केमिकल्स, ठीक है, इंट्रा सेलुलर मैसेंजर। न्यूरल कंट्रोल क्या करता है, तेरा फर्स्ट रिएक्शन देता है, फर्स्ट। और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, ऐसा न्यूरॉन्स होते हैं और ये जाके तेरा सेल में लगेगा, सेल्स में सिग्नल भेजेगा। मसल्स में भी हमने देखा है। पर सपोज ये एक सेल है और यहाँ में तेरा न्यूरॉन्स नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये सेल क्या करेगा, तो ये सेल भी फंक्शन करेगा बाय हैवी प्रोटीनेशियस रिसेप्टर, जिस पे आके बाइंड करेगा तेरा हार्मोन। तो जहाँ जहाँ न्यूरॉन्स का कनेक्शन नहीं पहुँच पाता उनके लिए होता है हार्मोन्स, और न्यूरॉन्स जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है एंड दे आर वेरी फास्ट। ठीक है, तो दोनों को हम मिला के न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। न्यूरो मतलब न्यूरॉन से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन मतलब तेरा एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा उससे कंट्रोल। दोनों को मिला के हम न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने एंडोक्राइन के बारे में पूरा टेक्स्ट के साथ बता दिया है, आप जाके देख लीजिएगा और लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। प्लस आपका आज हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब न्यूरल नर्वस सिस्टम से कैसे कंट्रोल होता है इसको डिटेल्स में। ठीक है, सो लेट्स गो। न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, पता है, इट इज़ ए सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटीज, कंडक्ट एंड इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। मतलब क्या कह रहा है, ये सपोज मेरा हाथ है, यहाँ अगर किसी चींटी ने काटा तो मुझे दर्द होगा। वो दर्द पहले क्या होगा, इसका पहले ये रिसीव करेगा सिग्नल को। ठीक है, सिग्नल को रिसीव किया, काट रहा है, वो जाएगा मेरे ब्रेन तक। सिग्नल कैसे जाएगा हम देखेंगे, इम्पल्स में ब्रेन तक जाएगा। मेरा ब्रेन एनालिसिस करेगा कि वहाँ दर्द हो रहा है, और मेरा ब्रेन फिर से सिग्नल भेजेगा, दर्द हो रहा है तो मार, या हाथ हटा तो मैं हटा लूँगा। ठीक है, ये इंटीग्रेट करता है इन्फॉर्मेशन को, कंडक्ट करता है और वापस से रेस्पॉन्ड भी करता है स्टिमुलस को। नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स के थ्रू से ब्रेन में खबर आएगा और आपका फिर से जाएगा, आप हटाओगे उसके रेस्पॉन्स में। इट इज़ सो फास्ट, मतलब इतना फास्ट है कि पूछो ही मत। मैं तो सोच के इतना देर दिखा रहा हूँ, इतना देर सोचते हो क्या, अलग अलग हटा ही लेते हैं हम। ठीक है, इसके लिए अभी देखिए मैं आपको एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट दिखा दूंगा पूरा नर्वस सिस्टम का सब कुछ, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, अब डोंट वरी, पूरा मैं फ्लो चार्ट एक दिखा दे रहा हूँ, आपका क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। डेट इज न्यूरल सिस्टम जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है ये आपका ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, दे आर द कमांड सिस्टम। मेन कमांड एंड कंट्रोल ब्रेन ही करता है, तो ये आ जाएंगे तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ऐसा बहुत सारा नर्व निकला है, देखिए आपको दिख रहा है, देखिए उसी नर्व को हम कहते हैं तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसका फर्दर क्लासिफिकेशन है जो कि मैं आपको एक फ्लो चार्ट में सब समझा देता हूँ। ओके, इस फ्लो चार्ट को हो सके तो कॉपी कर लीजिए, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरा ही मतलब स्टूडेंट्स का एक नोट है, मैं क्लास में लिखाया था। सो नर्वस सिस्टम डिवाइड है आपका दो कैटेगरी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर में आपका क्या आ जाएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ से जो नर्व्स निकलेगा उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे पेरिफेरल। पेरी मतलब निकल रहा है सरफेस से। ठीक है, और ये दो प्रकार का है, मतलब ब्रेन से जो नर्व निकलता है उसे आप बोलते हो क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेगा उसे आप बोलोगे स्पाइनल नर्व। ठीक है, नाउ जो भी चीज़ नर्व मेरा सिग्नल को लेके जाता है ब्रेन से, ठीक है, लेके जाता है, उसको आप बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन। क्या बोलते हो, जो भी न्यूरॉन मेरा ब्रेन से लेके जाएगा उसको आप बोलोगे एफरेंट या मोटर न्यूरॉन। और जो मेरे पास यहाँ किसी ने काटा, उसका सिग्नल मेरे ब्रेन में लेके आएगी। अगर मैं दर्द हो रहा है, किसी ने कुछ काटा, आने वाला जो सिग्नल है ब्रेन में उसको आप बोलोगे एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन, सेंस करके ला रहा है। और जो लेके जाएगा उसको क्या बोलोगे, इफरेंट, ई से भाग रहा है, एग्जिट, ए से आएगा, या फिर इफरेंट को मोटर न्यूरॉन भी कहता हूँ, लेके जा रहे सिग्नल। ठीक है, दैट इज एफरेंट न्यूरॉन मतलब ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके आएगा, और इफरेंट मतलब तरह सीएनएस से लेके जा रहा है इफेक्टर ऑर्गन तक। ठीक है, नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका फादर 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड योर विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है आपका, ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम मतलब आपका ब्रेन से सीएनएस से मतलब सिग्नल लेके जाएगा टू स्केलेटल मसल। तो वो जो सिग्नल लेके जाने वाला कंडक्टिंग आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसे आप बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो याद रख लेना, एस फॉर सोमेटिक तो एस फॉर स्केलेटल सिस्टम, दैट इज सीएनएस से स्केलेटल सिस्टम में जो कनेक्शन है, जितना भी नर्व्स का कनेक्शन है उसे आप इंक्लूड होता है कौन सा कैटेगरी में, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम मतलब क्या, विसरल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होगा। विसरल ऑर्गन्स बोले तो क्या है आपका, इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, डेट इज आपका ब्रेन से इंटरनल ऑर्गन तक सिग्नल लेके जाएगा और फिर विसरल ऑर्गन से ब्रेन तक लेके आएगा, जैसे डाइचन में होता है, एलिमेंट्री कैनल में जो ऑल दिस आर मसल्स प्रेजेंट। ओके, डेट इज सीएनएस से विसरल ऑर्गन तक सिग्नल लेके जाएगा एंड विसरल से सीएनएस तक। ये विसरल नर्वस सिस्टम विच इज टाइप ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड नाउ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, नाम ही ऑटोनोमिक मतलब ऑटोमेटिक। ठीक है, आपका जो भी बॉडी में इन्वॉलंटरी ऑर्गन है वहाँ में सिग्नल लेके जाएगा। तो सीएनएस से इन्वॉलंटरी ऑर्गन और स्मूथ मसल में जो सिग्नल जाएगा उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक मतलब सीएनएस से स्केलेटल, विसरल मतलब सीएनएस से विसरल, ऑटोनोमिक मतलब तरह सीएनएस से इन्वॉलंटरी ऑर्गन्स एंड और स्मूथ मसल, क्योंकि वो भी इन्वॉलंटरी स्मूथ मसल। ठीक है, एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली आपका फ्लाइट और फाइट में इन्वॉल्व होता है, जैसे गुस्सा आना, ठीक है, लड़ना, कुत्ते को देख के भागना, उस सब में ये आ जाता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ईटिंग, ब्रीडिंग, ये सब में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, और विसरल मसल जो है आपका विसरल नर्वस सिस्टम, वहाँ आता है कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, ऑब्वियसली नर्व्स तो होगा ही, फाइबर्स मतलब एफरेंट डिफरेंट वाला, गैंग्लिया, ठीक है, अनऑर्गेनाइज न्यूरॉन्स एंड प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, बहुत सारा नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, सो बढ़िया से आपको मैंने एक फ्लो चार्ट दिखा दिया था इसका। ठीक है, आपका पूरा न्यूरल सिस्टम का क्लासिफिकेशन। आई होप यहाँ से सब क्लियर होगा। सो लेट्स गो। और एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल से नर्व निकलेगा वो 31 पेयर होता है, ब्रेन से जो नर्व निकलता है क्रेनियल नर्व वो होता है 12 पेयर। इसे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम पढ़ेंगे आपका न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर इन डिटेल्स में एंड हाउ द कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस। ओके, सो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो पता ही है न्यूरॉन्स क्या होगा, न्यूरॉन्स इज योर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसे किडनी का नेफ्रॉन है इसी तरीके से नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है। इट इज़ मेनली ऑफ 3 पार्ट्स। सेल बॉडी का एक ऐसा सेल बॉडी होता है मेन, ठीक है, इस तरीके से इसे सेल बॉडी होता है। फिर इस सेल बॉडी से आपका कुछ फाइबर्स एक्सटेंशन होते हैं इस तरीके से, जिससे आप बोलते हो डेंड्राइट्स। ठीक है, सिंगुलर है तो डेंड्रॉन और दुनिया भर का है तो डेंड्राइट्स। ठीक है,
और आपका एक लंबा सा एलोंगेटेड ट्यूब मतलब इधर से निकलता है मेम्ब्रेन, एलोंगेटेड फाइबर जिसे आप बोलते हो एक्सॉन। ये एक्सॉन का टर्मिनल होता है और टर्मिनल जाके ऐसा नोब स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो जाता है, देखेंगे अभी हम। तो सेल बॉडी में आपका होता है साइटोप्लाज्म, साइटोन, न्यूक्लियस होगा सेंटर में, इसे सेल बॉडी बोलो या साइटोन बोलो, ठीक है, एक ही बात है ना। सी सेल बॉडी इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली यहाँ साइटोप्लाज्म होगा, सेल बॉडी है तो ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स होंगे एंड नीजल ग्रेन्यूल्स, कुछ ग्रेन्युलर्स बॉडी होते हैं डॉट 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 डॉट, आप उसे क्या बोलते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स। नीजल ग्रेन्यूल्स आपका आरईआर डेट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स का बना रहता है। तो इसका फंक्शन आप आई थिंक प्रेडिक्ट कर ही लिए होंगे। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ध्यान रखिएगा। नीजल ग्रेन्यूल्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। एंड सिंस आपका सेल बॉडी जो है उसी का एक्सटेंशन से आपका डेंड्रॉन बनता है, प्लूरल में डेंड्राइट, ठीक है। सो नीजल ग्रेन्यूल्स आपका डेंड्राइट में भी होगा, देखिए इस पॉइंट को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। और ये रहा सेल बॉडी का आपका न्यूक्लियस, ऑलराइट। एंड डेंड्रॉन, व्हाट इज डेंड्रॉन? दैट इज ए शॉर्ट फाइबर दैट प्रोजेक्ट आउट ऑफ दिस सेल बॉडी एरा, सिंगुलर डेंड्रॉन और बहुत सारा हो गया तो डेंड्राइट्स। ये क्या करेंगे डेंड्राइट्स, आपका नर्व इम्पल्स को लेके आएंगे टुवर्ड दी सेल बॉडी और सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन की ओर, ठीक है। डेंड्राइट क्या करता है, सेल बॉडी को लेता है और सेल बॉडी से आपका जाएगा एक्सॉन, एक्सॉन से जाते जाते टर्मिनल से फिर से दूसरा न्यूरॉन्स में जाएगा, कैसे तो हम देखेंगे। सो दे ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स दी सेल बॉडी, ठीक है ना। एक्सॉन दैट इज नर्व फाइबर, अ लॉन्ग फाइबर विच ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी। डेंड्राइट से सेल बॉडी से अवे कौन लेके जाएगा, आपका एक्सॉन। एक्सॉन जाकर टर्मिनेट हो जाएगा और जहाँ टर्मिनेट होगा ना उससे वो फिर दूसरा न्यूरॉन में देगा और दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट फिर से लेगा, सेल बॉडी में देगा और फिर से एक्सॉन की थ्रू से जाएगा, टर्मिनेट में एंड होगा और वो फिर दूसरा न्यूरॉन को देगा। इस तरीके से न्यूरल कनेक्शन होता है, एंड टू एंड कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। दैट्स व्हाई दिस इज सो फास्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो जाने वाला है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, कैसे तो अभी पता चलेगा, ठीक है। सो ब्रांचिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोनाइट, इस एक्सोनाइट एंड से एक्सोनाइट सेंटेंस में ज़्यादा कन्फ्यूजन मत हो, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ो। इच एक्सोनाइट एंड सेंटर मतलब ये जो एक्सॉन है आपका जाके एंड होता है, देखिए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में इधर में एंडिंग में टर्मिनेट हो रहा है और इसे आप बोलते हो साइनेप्टिक नोब, बल्ब जैसा है ना, तो इसे आप क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नोब, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सॉन एंड डेंड्राइट आपका न्यूरॉन जो है 4 प्रकार के होता है, ठीक है। न्यूरॉन जो है 4 प्रकार के हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। सो इसको मैं अभी आपको 4 प्रकार का न्यूरॉन्स मैं बता दे रहा हूँ फ्लो चार्ट से, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्राइट एंड एक्सॉन आपका क्या है, कितना प्रकार का न्यूरॉन्स है, 4 प्रकार का। यूनी, बाई, मल्टी एंड स्यूडो। यूनी मतलब एक, मतलब इसमें क्या होगा, एक ही एक्सॉन होगा, सेल बॉडी में एक ही एक्सॉन होने वाला है, ठीक है। नो डेंड्राइट्स, और ये कहाँ मिलता है, ध्यान रखिएगा, एम्ब्रायनिक स्टेज में, तब न्यूरॉन डेवलपिंग फॉर्म में रहता है। फिर बाइपोलर न्यूरॉन, बाई मतलब 2, डेंड्राइट भी रहेगा, एक्सॉन भी रहेगा, 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, 2 हो गया ना, तो इससे आप बोलोगे बाइपोलर न्यूरॉन। रेटिना ऑफ आई में मिलता है, एग्जाम्पल ध्यान रखिए बस, जब आई पढ़ेंगे तो सब पता चल जाएगा। मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसमें क्या होता है, मल्टी मतलब बहुत सारा, एक्सॉन तो एक ही रहेगा और दुनिया भर का डेंड्राइट, डेट इज 2 और मोर डेंड्राइट। कहाँ रहता है ये, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलता है। एंड स्यूडोपोलर मतलब क्या है, आपका 1 एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन एक ही रहता है पर उसमें से एक्सॉन से कुछ प्रोसेसेस निकलेगा, फाइबर्स, जो लगता है डेंड्राइट की तरह, पर दे आर नॉट डेंड्राइट, डेट एक्ट एज डेंड्राइट, ओके, बट एक्चुअली दे आर नॉट डेंड्राइट। सो इसलिए उसे स्यूडोपोलर कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है जो डोर्सल साइड में गैंग्लिया, वो है आपका एग्जाम्पल ऑफ स्यूडोपोलर, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सॉन माइलिन शीट है कि नहीं, एक्सॉन का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे अभी हम न्यूरॉन्स का तो पता चलेगा। एक्सॉन जो होता है वहाँ में स्क्वान सेल प्रेजेंट होता है, क्या सेल, स्क्वान सेल। स्क्वान सेल सीक्रेट करता है एक लेयर जिसे आप बोलते हो माइलिन, विच इज़ नथिंग बट लिपिड्स, जो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। स्क्वान सेल आपका एक लिपिड का लेयर सीक्रेट करता है जो ढक के रखता है एक्सॉन को, ताकि इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई हो तो इधर मतलब गड़बड़ ना हो, बोल के इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। सो स्क्वान सेल माइलिन बनाता है। तो जिस न्यूरॉन्स में आपका माइलिन शीट होता है उसा न्यूरॉन्स को आप क्या बोलोगे, उसा न्यूरॉन्स को आप बोलोगे माइलिनेटेड नर्व न्यूरॉन्स या माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है। कहाँ होता है, तो स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ध्यान रखिएगा। और
कोई कोई न्यूरॉन्स ऐसा है जो आपका ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व है, उनमें स्क्वान सेल होता है, बट दिस स्क्वान सेल इस सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का स्क्वान सेल माइलिन शीट नहीं बनाता, तो उससे न्यूरॉन्स को आप बोलते हो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। स्क्वान सेल है बट नो माइलिन शीट। सो कहाँ मिलता है नॉन माइलिनेटेड वाला? आपका ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम में मिलता है। ठीक है, ठीक है। सो अभी आपको मैं एक्सॉन का और न्यूरॉन्स का पूरा स्ट्रक्चर एक बार डिटेल्स में से दिखा रहा हूँ। देखिए, सो सी दिस, सो ये सेल बॉडी न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ नीजल ग्रेन्यूल से जो कि डेंड्राइट में भी जाएगा। डेंड्राइट क्या करता है? सिंगल सिग्नल को लाएगा तरह सेल बॉडी में। नाउ न्यूरॉन्स आपको पता है दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल। वाई? बिकॉज न्यूरॉन्स के पास सेंट्रियोल नहीं होता। अब सेंट्रियोल नहीं तो डिवीजन कैसे होगा? स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा। ठीक है, फिर न्यूरॉन से आपका क्या, सेल बॉडी से आपका निकलता है फाइबर, डेट इज योर एक्सॉन। सो एक सेल बॉडी और एक्सॉन के बीच में जो कनेक्शन है उसे आप बोलते हो एक्सॉन हिलॉफ। सेल बॉडी और एक्सॉन का बीच में जो छोटा सा कनेक्शन है, नेक लाइक स्ट्रक्चर, उसे आप बोलते हो एक्सॉन हिलॉफ। ठीक है, फिर यहाँ में आपका प्रेजेंट रहता है माइलिन शीट, सॉरी स्क्वान सेल, एरा स्क्वान सेल्स प्रेजेंट है। स्क्वान सेल सीक्रेट करेगा, देखिए माइलिन। ठीक है, स्क्वान सेल आपका बनेगा माइलिन, विच इज नॉट इन माइलिन शीट बट एक्ट एज इंसुलेटर सिंस इट इज लिपिड। और दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप रहेगा आपका, स्क्वान सेल के बीच में जो गैप रहेगा इसे माइलिन शीट के बीच में, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं नोड्स, डेट इज नोड्स ऑफ रेनबेयर कहते हैं उसे। ठीक है, और नीचे ग्रेन्यूल आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का मॉडिफिकेशन है, डेट इज प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। और एक्सॉन आकर टर्मिनेट हो जाता है किसमें? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें आप क्या बोलते हो? जिसे आप बोलते हो साइनेप्टिक नोब। इस नोब के अंदर में होता है कुछ वेसिकल्स, जिसे आप बोलते हो साइनेप्टिक वेसिकल्स, और उस वेसिकल्स के अंदर में होता है कुछ केमिकल्स, न्यूरो ट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलाइन, जिसको हम नर्व इम्पल्स में देखेंगे। ठीक है, इसी बल्ब के अंदर में। सो द नर्व कंटेन साइनेप्टिक वेसिकल एंड साइनेप्टिक वेसिकल कंटेन योर न्यूरो ट्रांसमीटर, डेट इज एसिटाइलकोलाइन। और सिंस ये स्ट्रक्चर मैंने समझाया तो नर्व माइलिन शीट था, तो ये हो गया माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, अभी ये एक्सॉन जो है उसको तोड़ के यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये एक्सॉन जो है, ये रहा एक्सॉन, एक्सॉन है बस। ठीक है, बस एक्सॉन। सो एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसे आप क्या बोलते हो? एक्सोलेमा बोलते हो। क्या बोलते हैं हम? एक्सोलेमा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है आपका एक्सॉन के बाद? नेक्स्ट है आपका एक्सॉन के बाद माइलिन सेल था और स्क्वान सेल था। ठीक है, तो स्क्वान सेल जो है उसका सेल तो इसका तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ना, तो स्क्वान सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूरोलेमा। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका? स्क्वान सेल का। सो स्क्वान सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप कहते हो न्यूरोलेमा। और आगे लास्ट में माइलिन शीट। ठीक है, सो माइलिन शीट जो होता है आपका लिपिड्स, मेनली लिपिड से बना रहता है ये। और एक्सॉन के बीच में जो साइटोप्लाज्म होगा उसे आप बोलोगे एक्सोप्लाज्म। सो ये कुछ टर्म्स था, इसको थोड़ा ध्यान दे देना है बस। ठीक है, सो इसके साथ बढ़िया से हमारा क्लासिफिकेशन भी होता है ख़त्म। मैं आपको फिगर में पढ़ा दूंगा। और एक चीज़ कि माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, आपका जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन में आपका क्या बोलते हैं? माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्क्वान सेल एब्सेंट होता है। ठीक है, सीएनएस जो है, स्क्वान सेल जो है ब्रेन वाला में, स्क्वान सेल एब्सेंट रहता है। स्क्वान सेल माइलिन शीट बनाता है और वो ब्रेन में एब्सेंट है, बट फिर भी ब्रेन का नर्व फाइबर आपका माइलिनेटेड होता है। तो कौन बना रहा है? माइलिन शीट। देयरफॉर ब्रेन में जो माइलिन शीट बनाता है एक दूसरा प्रकार का न्यूरोग्लाइल सेल्स होता है, जिसे आप बोलते हो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स है जो आपका सीएनएस में आपका क्या बनाते हैं? आपका माइलिन शीट बनाते हैं ब्रेन में। ठीक है, नाउ आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 7 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स तो है मेन चीज़। ठीक है, उसके अलावा मोर देन 50% जो न्यूरॉन्स नर्वस सेल होते हैं दे आर न्यूरोग्लाइल सेल्स। और ये 3 प्रकार के होते हैं। बस थोड़ा क्लासिफिकेशन और फंक्शन थोड़ा देख लेना बस। एस्ट्रोसाइट होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लाइल सेल्स। एस्ट्रोसाइट क्या करता है? आपका ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है ताकि कोई भी चीज़ क्रॉस ना कर पाए ब्रेन में। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है ये एस्ट्रोसाइट्स। न्यूरॉन सेल्स ही है बट इसे न्यूरोग्लाइल सेल्स बोलते हैं, इम्पल्स में इन्वॉल्व नहीं होता। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स आपको बता ही दिया, ये माइलिन शीट बनाता है सीएनएस में। एंड माइक्रोग्लाइल सेल ये क्या है? फेगोसाइटिक सेल है। ठीक है, मतलब मैक्रोफेजेस की तरह है ये। कोई भी ब्रेन में अगर फॉरेन पार्टिकल गया, बैक्टीरिया वैक्टीरिया, तो उसको ये किल कर देगा। इसलिए हम इसे स्कैवेंजर सेल्स भी कहते हैं, माइक्रोग्लाइल सेल्स को। ठीक है, सो ये क्लासिफिकेशन भी आप थोड़ा देख लीजिएगा बस। ठीक है, और ये न्यूरोग्लाइल सेल्स आपका मोर देन 50% नर्वस सिस्टम का कंसिस्ट करता है। यही 3 प्रकार का सेल, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड योर माइक्रोग्लाइल सेल्स।
ठीक है। सो जो चीज़ बताए वही चीज़ें देखिए हमें, मल्टीपोलर न्यूरोपोलर एग्जाम्पल बस जो दिया उसको ध्यान रख लेना है। और माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड एक्सोन क्या है ये, ठीक है। माइलिनेटेड मतलब स्क्वांसल माइलिन शीट बनाएगा, कहाँ मिलेगा, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और गैप्स जो है इसे नोट्स ऑफ रेनबेयर कहते हैं। नॉन माइलिनेटेड में स्क्वांसल रहेगा बट माइलिन शीट नहीं रहेगा, ठीक है। ऑटोनोमस एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम में रहता है ये। ना जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हम देखेंगे, ठीक है। सो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ योर नर्व इम्पल्स, ठीक है। ये जो टॉपिक है काफ़ी इजी एंड काफ़ी सिंपल है, बस 3 सिंपल स्टेप का बातें हैं, ठीक है। पहले मैं थ्योरी बता के समझाता हूँ, लास्ट में 2-3 बातें बताऊँगा, समरी मतलब उससे आपको समझ में और याद भी रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जनरेशन मतलब कैसे लेगा, कंडक्शन मतलब कैसे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। डेट इज इम्पल्स ट्रांसमिशन जो होता है ना वो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब पहले इलेक्ट्रिक होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, बाद में केमिकल फॉर्म में होगा थ्रू साइनेप्स। क्या है सब लाहे पता चलेगा, डोंट वरी, ठीक है। सो 3 स्टेप्स होता है आपका इम्पल्स ट्रांसमिशन में। पहला तो होता है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करना, मतलब कि ये जो एक्सोन है अगर ये इम्पल्स नहीं है ना तो ये रेस्टिंग स्टेट में रहता है, ठीक है। उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है। प्लस उसका बाद आपका जैसे इम्पल्स आया तो वहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, पोलरिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। इस समय में वो है अभी पोलराइज स्टेज में रहता है। जैसे इम्पल्स आता है वो डिपोलराइज हो जाता है, ठीक है। और ये डिपोलराइज एक्शन पोटेंशियल पूरा एक्सोन में मूव करते हुए चलेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, और बाद में फिर रिपोलराइज हो जाएगा। कैसे, तो उसको देखेंगे। सो पहला स्टेप क्या है, मतलब पहला स्टेप क्या है कि इनिशियली में जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग स्टेट में रहेगा, ठीक है। और जब रेस्टिंग स्टेट में रहता है मतलब कोई इम्पल्स नहीं है, उस समय में क्या होता है जो आपका एक्सोन, ये टुकड़ा जो दिखा रहा है ना, एक्सोन का टुकड़ा दिखा रहा है, ठीक है। सपोज इफ दिस इज न्यूरॉन, ये एक्सोन का छोटा सा टुकड़ा काट के यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है। उस चीज़ को पहले ध्यान दीजिएगा। 1 सेकेंड, कहाँ चला गया, 1 सेकेंड, ओके। सो देखिए क्या है अभी आपका कि रेस्टिंग स्टेज में जो रहता है, ये सपोज यही पकड़ लीजिए, ये रहा रेस्टिंग स्टेट में। क्या होता है, अभी कोई इम्पल्स नहीं है, तो रेस्टिंग स्टेट में ये क्या होता है, तुम्हारा बाहर की ओर में, एक्सोन की बाहर की ओर में पॉजिटिव चार्ज रहता है और अंदर की ओर में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो इन ए रेस्टिंग न्यूरॉन्स आर नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, द एक्सोनल मेम्ब्रेन, ठीक है, इज मोर परमिएबल टू K+ आयोन्स एंड नियरली इम्परमिएबल टू Na+ आयोन। क्योंकि न्यूरल मेम्ब्रेन जो होता है, एक्सोन का मेम्ब्रेन, वहाँ बहुत सारा आयोन चैनल्स होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, जिसको तो इसको परमिएबल होने देगा, सेलेक्टिवली परमिएबल होने देगा। पोटेशियम तो पोटेशियम ही, सोडियम तो सोडियम ही। तो रेस्टिंग स्टेट में जो आपका पोटेशियम है दैट इज मोर परमिएबल, और आपका जो सोडियम है उसके लिए इम्परमिएबल होता है रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन टू, ठीक है। एंड ऑल्सो द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। इस एक्सोप्लाज्म का अंदर में आपका नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है, मतलब एसिडिक एमिनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन सब, ठीक है, बना हुआ चार्ज प्रोटीन होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। इसी का वजह से अंदर में सिंस आपका K+ ज़्यादा है, प्लस नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा है, तो एक आयनिक, और बाहर में आपका सोडियम ज़्यादा होता है, तो एक पोटेंशियल, एक ग्रेडियंट बन रहा है, देखो, ठीक है। क्योंकि इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर लाता है। सो कॉम्पिटिवली देखा जाए तो 3 सोडियम बाहर है और 2 ही पोटेशियम अंदर है कॉम्पिटिवली, इसलिए अंदर में नेगेटिवली चार्ज है और बाहर में पॉजिटिवली चार्ज है। और नेगेटिवली चार्ज होने का दूसरा कारण कि अंदर में, एक्सोन के अंदर में, एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। सो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल, जो -70 मिलीवोल्ट होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। So therefore the concentration of K+ and negatively charged protein in exoplasm, एक्सोन के अंदर, is high obviously and सोडियम का लो है, ठीक है। The fluid outside the एक्सोन, एक्सोन के बाहर obviously K+ कम है और सोडियम ज़्यादा है। सो ये एक आयनिक या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना के रखा हुआ है अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज अभी तक इम्पल्स आया नहीं है, ठीक है। सो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन को, मतलब आयनिक ग्रेडियंट्स को मेंटेन करने के लिए हमारे पास होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जिसको आप याद रख लेना नोकिया से, ठीक है, नोकिया,
डेट इज नोकिया मतलब N मतलब 1 2 3 3 डंडा से बन रहे तो याद रखना 3 सोडियम। O से क्या आउट होगा मेंटेन करने के लिए। पोटासियम इन होगा कितना तो 2, और इसमें कितना ATP खर्चा होगा तो 1 ATP खर्चा होगा 1 ATP। सो नोकिया ट्रिक से आप याद रख सकते हो सोडियम पोटेशियम पंप को, ठीक है। N मतलब सोडियम 3 डंडा लगा तो 3 सोडियम, O मतलब आउट हो रहा है मेंटेन करने के लिए, पोटेशियम 2, I से इन हो रहा है, A मतलब ATP खर्चा होगा, ठीक है। कितना तो आपका 1 ATP। सो वो मेंटेन करके रखता है आपका, ठीक है। 3 सोडियम का आउटवर्ड करेगा, 2 पोटेशियम को सेल्स के अंदर में लाएगा। ऐसे रिजल्ट्स आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस दौरान ऐसा रहेगा, देखिए आउटसाइड पॉजिटिव इनर नेगेटिव, ठीक है। इस दौरान जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे आप क्या बोलोगे रेस्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है, ठीक है। चलते चलिए लास्ट में एक डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब जैसे स्टिमुलस आ जाता है, ठीक है, जैसे आपका स्टिमुलस आएगा व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड द मेम्ब्रेन एट साइट ए, ये साइट ए है सपोज, यहाँ में इसी को यहाँ से देखते हैं पहले हम, ठीक है। यहाँ से ये ए पकड़ लीजिए। जैसे आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स आता है तो क्या होता है, ये सोडियम अंदर आने लग जाता है, क्या सोडियम का चैनल खुल जाता है, दैट इज सोडियम इन्फ्लक्स होता है। जैसे ही इम्पल्स आया, पॉजिटिव नेगेटिव था ना, जैसे इम्पल्स आया सोडियम का चैनल खुल गया, सोडियम अंदर आ गया, जिसकी वजह से अंदर में अब हो जाएगा आपका इतना एरिया सिर्फ दिखा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से अंदर में अब हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज और बाहर में देखिए हो जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज। तो पोलरिटी चेंज हो गया कि नहीं, तो इसी को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। रेस्टिंग में था तो उसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ये हो गया डीपोलराइजेशन। और अब ये अंदर में पॉजिटिव बाहर में नेगेटिव जो डिपोलराइज हुआ उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल व नर्व इम्पल्स, ठीक है। सो देखिए जैसे इम्पल्स आता है तो क्या होता है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होता है जिसका से पोलरिटी रिवर्स हो जाता है, आउटर में नेगेटिव और अंदर में पॉजिटिव हो जाएगा, इसे बोलोगे डिपोलराइजेशन, ठीक है। और इस समय वहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे बोलोगे एक्शन पोटेंशियल व नर्व इम्पल्स, ठीक है ना। से अब क्या होगा, ये देखिए बुक का फिगर है, ये देखिए ये वाला। सो जैसे ये ए साइड है, जैसे ए साइड में आपका आता है तो ये अंदर में आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, बाहर में नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल हो गया। और ये बी साइड है, एक्सोन का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, ये पूरा एक्सोन का लेंथ है, काटा हुआ लेंथ है पूरा एक्सोन का। सो बी साइड में तो नॉर्मल है, फिर से पॉजिटिव बाहर में पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव। सो जैसे कि आपको पता है करंट आपका जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो करता है, सो करंट अंदर से आपका अंदर में ए से बी में फ्लो करेगा और बाहर में क्या है पॉजिटिव और इधर में नेगेटिव, तो बाहर में आपका बी से ए में सर्किट को कंप्लीट करने के लिए करंट फ्लो करेगा बी टू ए आउटसाइड और अंदर में ए टू बी। और इसी दौरान आपका इम्पल्स जो है यहाँ पहुँच जाएगा, बी साइड में पहुँच जाएगा, ठीक है। इम्पल्स जो यहाँ से अब ये बी साइड में पहुँच जाएगा, ठीक है। इम्पल्स जो था आपका वहाँ से बी साइड में पहुँचेगा, जिसकी वजह से ये बी साइड अब फिर से ये अब यहाँ इम्पल्स आते ये पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा। बाद में का स्टेप दिखा रहा हूँ, ठीक है, दैट इज बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। इम्पल्स बी में पहुँच गया तो ए वाला तो उसे रह नहीं सकता ना, ए वाला अपना उसी रह जाएगा क्या इम्पल्स को लेते हुए, उसका तो इम्पल्स चला गया यहाँ, तो उसका नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में आना है ना, तो रेस्टिंग स्टेज में आएगा बाय द इफ्लक्स ऑफ पोटासियम, पोटासियम इन्फ्लक्स हो जाता है, पोटेशियम बाहर चला जाता है ताकि ये फिर से अंदर में आपका नॉर्मल हो जाए, दैट इज नेगेटिव हो जाए और बाहर में आपका पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। सो लैंग्वेज भी बता दे रहा हूँ, इसे भी ध्यान से देखिए और एक डायग्राम है उससे दिखा के सब क्लियर कर दूंगा। सो एट साइट अहेड ऑफ ए का बाद क्या आने वाला है आपका बी आने वाला है, ठीक है। सो आउटर सरफेस क्या है वहाँ पॉजिटिव है, इनर सरफेस नेगेटिव है, नॉर्मल है वहाँ। सो ऐसे रिजल्ट करंट फ्लो करेगा इनर सरफेस में, कहाँ ए से बी में और आउटर सरफेस में बी टू ए, ठीक है, आउटर सरफेस में सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। हेंस अब पोलरिटी रिवर्स हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल बी में पहुंच जाने वाला है, ठीक है। ए से अब एक्शन पोटेंशियल बी में चला गया। सो भाई ए वाला साइड जो था उसको तो अब नॉर्मल स्टेज में आना है, सो वो नॉर्मल स्टेज में आएगा बाय द फ्लक्स ऑफ योर इमीडिएटली के प्लस जो है वो आपका डिफ्यूज हो जाता है आउटसाइड दी मेम्ब्रेन एंड रेस्टोर दी रेस्टिंग मेम्ब्रेन ला देता है ए साइड में। अब बी जो वहाँ इम्पल्स हो गया, बी से फिर जाएगा एक दूसरा साइड में एक्सोन का सी, और जैसे सी में जाएगा इम्पल्स तो बी वाला फिर पोटेशियम का बाहर करके तो ये रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा। सो इस तरीके से इलेक्ट्रिक जाता जाएगा और ये रेस्टिंग स्टेज बनते जाएगा, मतलब इधर इम्पल्स इस तरीके से जाते रहेगा 1 बाय 1 करके और ये सब रेस्टिंग स्टेज में लाहे आते रहेंगे जैसे जैसे इधर जाते रहेगा और एट द एंड आपका सिग्नल भी चला जाएगा और ये रेस्टिंग स्टेज भी आ जाएंगे,
ठीक है। और जब ये रेस्टिंग स्टेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब आपका एक्सॉन फिर से रेडी है फर्दर स्टिमुलेशन के लिए, ठीक है। सो ये सीक्वेंस एक्सॉन में रिपीटेड होते रहता है इम्पल्स कंडक्शन का, ठीक है। सो अभी इस पूरा चीज़ को मैं एक ही डायग्राम से समराइज करता हूँ। देखिए सीधी एकदम ध्यान से देखिए। सो देखिए नॉर्मली आपका क्या था, बाहर में पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव, क्योंकि बाहर में सोडियम ज़्यादा है अंदर में पोटेशियम ज़्यादा है, प्लस अंदर में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। इसको मेंटेन करता है मेरा सोडियम पोटेशियम पंप, रेस्टिंग मेम्ब्रेन को, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन है। इस समय में आप मेम्ब्रेन को बोलो एक्सॉन का मेम्ब्रेन को पोलराइज स्टेज में। जैसे ये पी साइड में आपका इम्पल्स आया, इसका मतलब क्या चैनल खुल गया है, सोडियम का चैनल हो गया, इन्फ्लक्स हो गया सोडियम, तो यहाँ पोलरिटी चेंज हो गया। देखो यहाँ में था आपका बाहर में पॉजिटिव, यहाँ में देखो नेगेटिव हो गया, पोलरिटी चेंज हो गया, तो इसे आप बोलते हो डीपोलराइजेशन, ठीक है। इम्पल्स आने के बाद इसे बोलते हो डीपोलराइजेशन, ठीक है। और यहाँ से अब इसे अब क्या करना है डीपोलराइजेशन को, अब इसको यहाँ से अब इम्पल्स को यहाँ से अब इसको इधर भेजना है, तो करंट फ्लो हो जाएगा अंदर में पी से अंदर में, पी से क्यू में, और बाहर में क्यू से पी में। तो आपका इम्पल्स जो है अभी पहुँच जाएगा कहाँ, आपका इम्पल्स जो है वो पहुँच जाएगा अभी क्यू में, यहाँ से वहाँ पहुँच गया। तो पी का जो स्टेट था ये वाला जगह, पी का जो जगह था इसको तो नॉर्मल आना है ना, इसको तो नॉर्मल आना है। तो ये नॉर्मल कैसे आएगा, सो ये नॉर्मल आएगा बाय द फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। देखिए पोटेशियम बाहर जाते ही ये फिर से रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा, और इस तरह से इम्पल्सेज पूरा थ्रू आउट दी लेंथ ऑफ द एक्सॉन चलते रहेगा, ठीक है। और फिर से यहाँ में नॉर्मल आने के लिए फिर से यहाँ पोटेशियम इन्फ्लक्स हो गया, ये इस तरीके से चलते रहेगा। सो इस तरीके से आपका नर्व इम्पल्स ये कहाँ तक जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा। हमने बोला था ना नर्व इम्पल्स आपका इलेक्ट्रोकेमिकल है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आपका जाते जाते नर्व एंडिंग तक चला जाएगा। अब वहाँ से स्टार्ट होगा आपका केमिकल प्रोसेस, केमिकल ट्रांसमिशन। एक्सॉन में तो इलेक्ट्रिकल हो गया, अब होगा आपका केमिकल ट्रांसमिशन। सो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, मतलब डेट मीन्स कि ऐसा है, ये न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। सो इस इम्पल्स को कैरी करेगा आपका दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट, इस तरीके से दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट, ठीक है। सो पहला न्यूरॉन का जो ये मेम्ब्रेन होगा ये साइनेप्टिक नोब, इसे बोलोगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और दूसरा आपका न्यूरॉन्स का जो डेंड्राइट होगा उसे बोलोगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उनके बीच में एक फ्लूइड फिल स्पेस होता है, इसे बोलते हो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और तीनों को मिला के आप बोलते हो साइनेप्स, क्या बोलते हो, साइनेप्स। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के जो जंक्शन है इसे आप बोलते हो साइनेप्स। अब ये साइनेप्स दो प्रकार का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल मतलब बहुत फास्ट जाने वाला है, ठीक है। कभी कभी नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकली होता है पूरा। सो हमारे बॉडी में ये काफ़ी रेयर है। इलेक्ट्रिक होने वाला मतलब गैप होना नहीं पड़ेगा। सपोज इफ दिस इज द वायर, ठीक है, इफ दिस इज द वायर, इलेक्ट्रिक जा रहा है यहाँ से, मैं इसको काट के थोड़ा गैप रख दूँ तो इलेक्ट्रिक जाएगा क्या, ऑब्वियसली नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक जाने के लिए इसको क्या होना है, एकदम स्ट्रेट होना पड़ेगा, और तब ये फास्ट होगा, चाहे जितना भी लंबा तार हो। देखिए जितना भी लंबा तार हो, आप स्विच टिपिए पूरा करंट पहुँच जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता है। सो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स मतलब आपका जो प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक में पूरा क्लोज रहते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, गैप नहीं होता, साइनेप्टिक क्लेफ्ट गैप नहीं होता, ठीक है। और इसमें इम्पल्स ऑब्वियसली फंस जाएगा विद रिस्पेक्ट टू केमिकल साइनेप्स, क्योंकि केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, आपका एक गैप रहता है दोनों के बीच में, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक के बीच में, और उस गैप को आप कहते हो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारे बॉडी में बहुत रेयर है। सो साइनेप्स क्या है, इट इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, इन दिस द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ऑलरेडी हमने बोला देखिए पूरा क्लोज प्रॉक्सिमिटी, कोई गैप नहीं है। सो द इम्पल्स ट्रांसमिशन इज सिमिलर अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन से आते मतलब एक्सॉन से जो आ रहा है वही करंट दूसरा न्यूरॉन्स में चला जाएगा गोली की तरह। ऑब्वियसली फर्स्ट होगा इलेक्ट्रिकल है तो केमिकल साइनेप्स है, बट ये हमारे बॉडी में बहुत रेयर है। हमारे बॉडी में जो है वो होता है केमिकल साइनेप्स। सो इन दिस क्या होता है, देयर इज ए फ्लूइड फिल स्पेस कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट बिटवीन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये हो गया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन साइनेप्टिक नोब का, एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मतलब दूसरा न्यूरॉन्स का डेंड्राइट का। एंड द प्री साइनेप्टिक रीजन हैव स्वेलिंग्स कॉल्ड साइनेप्टिक नोब। ऑब्वियसली प्री वाला जो लेके आ रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, उसका नोब होता है साइनेप्टिक नोब, ठीक है। उसके अंदर में होता है साइनेप्टिक वेसिकल्स, मैंने बोला था देखिए सब वेसिकल्स होगा, जिसके अंदर में होगा आपका न्यूरो ट्रांसमीटर लाइक एसिटाइल कोलाइन, एड्रीनेलिन, जो कि सिग्नल्स आपका पहुंचेगा नेक्स्ट न्यूरॉन में,
तो कैसे उसी को भी हम देखेंगे, ठीक है। सो हाउ डज केमिकल साइनेप्स वर्क्स, देखिए कैसे काम होता है, एक बार दिखा देता है हमें, फिर हम देखते हैं। सो ये देखिए, ये साइनेप्टिक नोब है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया यहाँ से। अब यहाँ से एक केमिकल होने वाला है। केमिकल मतलब साइनेप्टिक नोब में ऐसा वेसिकल्स होता है जिसे आप बोलते हो साइनेप्टिक वेसिकल्स। उसका अंदर में होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर पहले क्या करेगा, आपका प्री साइनेप्टिक नोब के साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। प्री साइनेप्टिक नोब के साथ इस तरीके से फ्यूज होकर अपना जो ट्रांसमिशन है वो इस गैप में निकाल देगा, साइनेप्टिक क्लेफ में। ये ना न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर को जो है उसका रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है मेरा दूसरा न्यूरॉन्स, डेट इज पोस्ट जो न्यूरॉन है दूसरा न्यूरॉन्स का डेंड्राइट में वहाँ रिसेप्टर्स होता है। वो रिसेप्टर्स इसे एक्सेप्ट करेंगे इस न्यूरोट्रांसमीटर को कि क्या सिग्नल है भाई, एक्साइटरी सिग्नल है ना इनहिबिटरी सिग्नल है, ठीक है। सो जब भी आपका एनेस्थेसिया दिया जाता है तो एनेस्थेसिया क्या करता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जो आपका न्यूरॉन्स को इस तरह से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाकर इस तरह से इनहिबिट कर देता है, इनहिबिटरी, जिसके वजह से एक न्यूरॉन से दूसरा में जब नहीं जाएगा तो इतना पार्ट आपका, सपोज यहाँ दिया तो इतना पार्ट आपका पैरालिसिस टाइप हो जाएगा, मारो काटो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? बिकॉज जाएगा ही नहीं, इम्पल्स नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज वहाँ इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर गया, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ अभी मारूंगा मुझे दर्द होगा, ब्रेन में सिग्नल जा रहा है न्यूरॉन से ही। तो एनेस्थेसिया में यही करते हैं आपका, इसी तरह से मैकेनिज्म होता है। या फिर एक्साइटरी होता है जो नॉर्मली आपको हंसी आना, खुशी होना, मारना, ठीक है। सो इस तरह से काम करता है। तो इसका एक फ्लो चार्ट है, बढ़िया से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। सो इम्पल्स रिचेस एट द एक्सोनल टर्मिनल, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। उसका साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा, प्री वाले मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर और वो साइनेप्टिक क्लेफ को पार होते हुए बाइंड करेगा रिसेप्टर ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आयनिक चैनल फिर से ओपन हो जाएंगे, ठीक है, अलाउइंग द एंट्री ऑफ द आयंस एंड फिर से एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स जनरेट हो जाएगा नेक्स्ट में, और वो फिर से एक जोन से जाएगा, फिर से नेक्स्ट। सो इसी तरीके से आपका जो है जो प्रोसेस है चलते रहता है। ऑलराइट, तो वही ये एक्शन पोटेंशियल जो है एक्साइटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। सो आई होप क्लियर है। मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ, ठीक है। सो जैसे इम्पल्स आएगा, एक्सोन का लेंथ है ये, तो इनिशियली में एक्सोन इम्पल्स नहीं है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, बाहर में पॉजिटिव, अंदर में नेगेटिव। जैसे इम्पल्स आया तो सोडियम अंदर चला जाएगा, सोडियम अंदर जाते ही अंदर में पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव हो जाएगा, इसे आप बोलोगे डीपोलराइजेशन। और यहाँ में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। अब ये एक से दूसरा साइड में चला जाएगा, क्योंकि दूसरा साइड में अंदर में क्या है आपका नेगेटिव है, और इधर में जहाँ काम हो रहा है एक्शन पोटेंशियल है वहाँ में क्या है अभी आपका पॉजिटिव। सब पॉजिटिव से नेगेटिव चला जाएगा बी साइड में, तो इम्पल्स चला गया बी में। ए को तो नॉर्मल में आना ना, तो सोडियम फिर से फ्लक्स हो जाएगा, नॉट सोडियम, पोटेशियम आपका बाहर चला जाएगा इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन में लाने के लिए। और ये सिलसिला थ्रू द लेंथ ऑफ द एक्सोन चलते रहेगा जब तक साइनेप्टिक नोब नहीं आ जाता। जैसे साइनेप्टिक नोब में आएगा तो अब ये एसिटाइल कोलाइन सब न्यूरोट्रांसमीटर काम करना चालू करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस वाज सो इजी। एक चार्ट है उसको मैं दिखा देता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान रख लेना है, ओके। सो सेम चीज़ ये देखिए, इनिशियल में बाहर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जैसे स्टिमुलस है साइड ए में सोडियम चैनल आयन ओपन हो जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगा, तो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम कैसे पोलरिटी चेंज हो गया, अंदर पॉजिटिव बाहर में नेगेटिव। और ये साइड बी है, बी में देखिए आपका बाहर में पॉजिटिव अंदर में नेगेटिव, तो करंट ए से बी जाएगा अंदर में, बाहर में बी से ए में। बार बार समझा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो ये जो अभी आपका ए वाला साइड है उसको नॉर्मल लाने के लिए फिर क्या होगा, रिपोलराइज स्टेज में लाने के लिए क्या होगा आपका, रिपोलराइजेशन लाने के लिए पोटेशियम जो है वो इफ्लक्स हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ताकि ये वाला फिर से रेस्टिंग स्टेज में आ जाए। और यहाँ इम्पल्स है, ये इम्पल्स फिर यहाँ जाएगा, फिर थ्रू द लेंथ ऑफ द एक्सोन चलते रहेगा, ठीक है। सो रेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम के लिए परमिएबल होता है, सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है। और रेस्टिंग स्टेज में पोलराइज कहते हैं, उस स्टेज में जो पोटेंशियल होता है उसे कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। जो ग्रेडियंट को मेंटेन करता है मेरा सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, एटीपीएस। सो नो क्या 3 सोडियम बाहर जाता है, 2 पोटेशियम अंदर आता है, एक एटीपी को इस्तेमाल करके, ठीक है। सो यहाँ में ये दिखाना था बस मेरे को कि जो न्यूरोट्रांसमीटर कोई एक्साइटरी होता है, कोई इनहिबिटरी होता है, तो इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एसिटाइल कोलाइन नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। और इनहिबिटरी क्या है, गाबा, ठीक है, सेरोटोनिन, ग्लाइसिन एंड डोपामाइन, इसको याद रख लीजिएगा। एक्साइटरी कौन सा है और इनहिबिटरी कौन सा है, और बाकी तो बता दिया है मैंने सब कुछ। ऑलराइट,
सो नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है नेक्स्ट पार्ट वो है ब्रेन, ठीक है। इसको पढ़ेंगे और काफ़ी इजी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ब्रेन जो है हम लोग का अंदर में जो खोपड़ी है ना, ये अंदर में जो ये ब्रेन है, ठीक है। सो ये सबसे बाहर में आपका क्या से ढका हुआ है, स्कल से ढका हुआ है, बड़ा करके दिखा रहा हूँ ना स्कल। और स्कल के अंदर भी आपका 3 लेयर इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ऐसा करके 3 लेयर इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। स्कल तो आउटर कवरिंग है, उसके अलावा 3 लेयर और प्रोटेक्ट करके रखता है, 3 लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। सो ये स्कल है, ये ब्रेन है। सो 3 लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो वो है डेप, डेट इज आउटर लेयर जो है सबसे, ये है आपका ड्यूरामीटर, बीच वाला जो है ए से है आपका अराक्नोइड मीटर, ठीक है। एंड इनर वाला जो है ये है पायामीटर डेप, तो डेप से याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ब्रेन जो है हम लोग का 3 रीजन में डिवाइड होता है, ठीक है। फोर ब्रेन अंदर में तरफ में होगा, ऐसा करके दिखाऊं तो मिड ब्रेन, और इधर में है हाइंड ब्रेन, ठीक है। 3 रीजन्स होता है ब्रेन का, उस को हम पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें एसोसिएटेड होता है वो सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। और द रीजन बिटवीन पायामीटर एंड अराक्नोइड, इनर लेयर और मिडिल लेयर के बीच में जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं सब अराक्नोइड स्पेस, वहाँ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है ताकि आपका ब्रेन को प्रोटेक्शन दे, आप कहीं भी गिर जाते हैं तो आपका ब्रेन डैमेज नहीं हो जाता, ठीक है। स्कल प्रोटेक्ट करता है, फिर आपका ब्रेन टिश्यू में पहुँचने देता है, वो फ्लूइड उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो इसको मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरह इसको मैं एक बार रिटेन नोट से एकदम बढ़िया से सब चीज़ समझा दूंगा, याद भी करवा दूंगा, बाद में एक बार लैंग्वेज आपको बता दूंगा। आई एश्योर यू दैट सब आपको याद रह जाएगा, ठीक है। सो देखो, सिफालोन मतलब ही समझ जाना चाहिए, सिफालोन मतलब सिफालाइजेशन मतलब ब्रेन का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, ठीक है। सो फोर ब्रेन का 3 डिवीजन होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो फ्रोन को प्रोसेफालोन भी बोलते हैं, मिडिल को मेसेनसेफालोन एंड हाइंड ब्रेन को रोम्बोसेफालोन, ठीक है। ये बुक में है नहीं सेंटेंस, तो नहीं याद रखने से भी चलेगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन ही दिमाग में रखना है। सो ये है ब्रेन, ठीक है। सो ये जो पोर्शन है आपका फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, फिर इधर में ये आपका हाइंड ब्रेन। कौन सा रीजन क्या कंसिस्ट करता है एक बार दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो फोर ब्रेन में आपका 3 रीजन होता है, ब्रेन एंड फोर ब्रेन, बी आ रहा था ना, तो याद रखिएगा दैट इज सेरेब्रम। फोर ब्रेन में 3 रीजन होता है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। सेरेब्रम को जब आप ऊपर से देखोगे, इधर से अगर आप ऊपर से देखोगे, से 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होता है। एंड बीच में एक नर्व फाइबर दोनों को कनेक्ट करके रखता है, उस नर्व फाइबर का बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम बोलते हो, ठीक है। और ये जो सेरेब्रम है सबसे मेजर पोर्शन है फोरब्रेन का, सेरेब्रम, ठीक है। उसका बाद में हाइपोथैलेमस, और फिर उसका बाद थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसका बाद थैलेमस, उसका बाद हाइपोथैलेमस आपका आएगा फोरब्रेन में। तो सेरेब्रम देखिए आप फिगर में भी देखिए, तो सेरेब्रम देखिए आप मेजर पोर्शन कंसिस्ट करके रखा हुआ है। इस सेरेब्रम का जो कवरिंग होता है उसे हम बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मतलब आउटर, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब सेरेब्रम का कवरिंग, जो कि इनफोल्डिंग मार के रखता है, काफ़ी इनफोल्डिंग डिप्रेशन बनाता है। देखिए आप देखे होंगे मूवीज़ में भी, भाई यहाँ में भी देखिए रहा फोल्डिंग बना रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से देखिए फोल्डिंग्स बना रहा है, ठीक है। सो सेरेब्रम, थैलेमस एंड योर हाइपोथैलेमस। और ये जो सेरेब्रम है ये आपका थैलेमस में रैपिंग कर रहा है, ठीक है, रैप करता है, तभी इनफोल्डिंग्स बनाता है। सो बहुत सारा इसमें एसोसिएशन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ब्रेन, कौन सा रीजन में क्या है, क्या फंक्शन है, ईच एंड एवरीथिंग। एक ट्रिक से अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से वहाँ देख लीजिए, फिर मैं यहाँ की लैंग्वेज बता दूंगा। आई शेड यू, आपको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सो ये ऐसे ओवरऑल समझाने के लिए ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ब्रेन में आपका क्या है, 3 रीजन होता है, सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम आपका थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में। फिर आपका आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपका क्या होता है, मिड ब्रेन में आपका होता है कि आपका 4 स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसे आप बोलोगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और यहाँ से एक ऐसा डक्ट निकल के जाएगा, आगे है ये डोर्सल, पीछे वेंट्रल और पीछे डोर्सल। डोर्सल साइड से एक हॉलो डक्ट निकल के जाएगा जिसे एक्विडक्ट कहते हैं हम, ठीक है। और मिड ब्रेन, फोर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में 4 स्वेलिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगा, क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं जिसे, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और एक डक्ट जाता है एक्विडक्ट। और हैंड ब्रेन में आप याद रखना पीसीएम। हैंड ब्रेन में आपका दिखाई देगा पोन्स रीजन, ऐसा होता है। और पीछे की ओर में तरफ फुला वाला रीजन ये जो होता है, मतलब ठीक है, वो होता है आपका
सेरेबेलम, ये बेलम है, ब्रम नहीं है, सेरेबेलम। जो बेलम से याद रखना बैलेंस कर रहा होता है, और एम से याद रखना मेडुला ऑब्लंगेटा, ये रहा। तो इसको पीसीएम से याद रखना है, ठीक है। सो वही है, ब्रेन का आपका 3 रीजन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में होता है सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में आपका दिखाई देता है 4 स्वेलिंग स्ट्रक्चर लोब, जिसे आप बोलते हो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और एक डक्ट आपका डोर्सली पास होता है, जिसे आप बोलते हो सेरेब्रल एक्विडक्ट मिड ब्रेन में, ठीक है। और हैंड ब्रेन में आपको दिखाई देता है, जैसे मैंने बोला पीसीएम, डेट इज पोन्स, सेरेबेलम पीछे का स्ट्रक्चर है, थोड़ा स्वेलिंग स्ट्रक्चर जहाँ न्यूरॉन्स एग्रीगेटेड होते हैं, एंड मेडुला पीसीएम, ठीक है। किसका क्या काम है फंक्शन में दिखा देता हूँ। सो सी, सेरेब्रम में आपका, सेरेब्रम में जो है मेन रीजन, उसमें 3 एरियाज रहते हैं, मास से याद रख लीजिए। मोटर एरिया से रहता है, सेंसरी एरिया से रहता है, और कुछ एरिया ऐसा रहते हैं विच आर नाइदर सेंसरी, मतलब ना ही लाने वाला और ना ही मोटर ले जाने वाला। वो कैसा एरिया होता है, तो वो एरिया होता है नाइदर सेंसरी नाइदर योर मोटर, तो उस एरिया को हम बोलते हैं एसोसिएटेड एरिया, जो सेरेब्रम में ही है, ठीक है। एसोसिएटेड एरिया मतलब इट इज़ नाइदर मोटर नाइदर सेंसरी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटेड एरिया। और दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। लाइक कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग बोले तो सिम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। सिम बोले तो आपका सी से कम्युनिकेशन, ई से इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स को कनेक्ट करेगा, ठीक है। 2 न्यूरॉन्स को बीच में एक न्यूरॉन्स कनेक्ट करने वाला होता है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, प्लस मेमोरी, एम से मेमोरी। सो एसोसिएटेड एरिया सिम के लिए सिम फंक्शन करता है, डेट इज कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन एंड मेमोरी, ठीक है। सो देखिए आराम से हो गया, हो जाएगा सब, डोंट वरी। और सेरेब्रम का कवरिंग को तो हम बोलते हैं आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये अगर ऊपर से देखने से लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, बीच में उसको एक नर्व फाइबर कनेक्ट करके रखा हुआ, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, ऑलरेडी बताया। और क्या है सेरेब्रम में, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है आपका थैलेमस। थैलेमस में आपका सेरेब्रल रैप करके रहता है, ठीक है। नाउ थैलेमस में आपका क्या है कि नाम देखिए, थैलेमस में MUS आ रहा है, MNS, तो इसका काम है मोटर एंड सेंसरी सिग्नल के साथ एसोसिएटेड होता है थैलेमस, याद रख लीजिएगा, सिंपल। एंड हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस का काम है आपका टेड, डेट इज ईटिंग, ड्रिंकिंग, टेम्परेचर, बॉडी रेगुलेशन, हेमोस्टेसिस मेंटेन करना, आपको प्यास लगना, भूख लगना, इससे कौन मेंटेन करता है, थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस। प्लस हाइपोथैलेमस आपका हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा केमिकल कंट्रोल में कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स बनाता है, जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो ये सब इसका काम है हाइपोथैलेमस का। फोरब्रेन का काम हो गया, और भी कुछ है वो हम देख लेंगे। मेन चीज़ यही है मुद्दा जो याद नहीं रहता बच्चे लोगों को, ठीक है। नाउ मिड ब्रेन को तो मैंने बोला ही आपका एक 4 स्वेलिंग लोब होगा, जिसको बोलोगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। और एक डक्ट जाता है सेरेब्रल एक्विडक्ट, आपका डोर्सल साइड से पास होगा। एंड हैंड ब्रेन में आपका आ गया पीसीएम, डेट इज पोन्स वेरोली भी कहते हैं, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। सो देखो पोन्स का काम होता है आपका स्लीपिंग में, रिलैक्सेशन में, ठीक है, ऐसे याद रखना ना। पोन्स का काम होता है आपका मतलब आराम से सोना, रिलैक्सेशन में, ठीक है। सेरेबेलम, बेलम से याद रखना है, बैलेंसिंग में हेल्प करता है, बॉडी बैलेंस ना, बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है कौन, सेरेबेलम। एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला मतलब मिडिल, तो ऐसे याद रखना है। रेस्पिरेटरी ट्रैक मिडिल में है, हार्ट मिडिल में है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन मिडिल में है, तो मिडिल वाला सारा काम करवाता है। जैसे कि मेडुला ऑब्लंगेटा आपका रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन करवाता है, ठीक है। उसके अलावा वोमिटिंग सेंटर भी है, ये नोजिया का फीलिंग भी लाता है, ठीक है। सो मेन फंक्शन सारा चीज़ यहीं में है, जो कि मैंने सारा आपको बता दिया, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, और चलिए और कुछ बातें आते हैं, बताता हूँ। ना देखिए हमारे शरीर में जो सेरेब्रम है ना, सेरेब्रम, आउटर सेरेब्रम, इनर सेरेब्रम। सो इनर सेरेब्रम और कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एमिगडाला। एमिगडाला फियर सेंटर है, ठीक है, फियर सेंटर। एमिगडाला को अगर ब्रेन से निकाल दे तो आपको डर ही नहीं लगेगा। एक सांप, जहरीला सांप रख दो और एमिगडाला आपका नहीं है तो आपको डर ही नहीं लगेगा, आप चले जाओगे, पकड़ लोगे, काटेगा, मर जाओगे, ठीक है। सो उसका डिसएडवांटेज भी है, और एमिगडाला है तो मुझे डर लगता है सांप पे नहीं जाऊँगा, काट लेगा तो, मर जाऊँगा तो, ठीक है। सो एमिगडाला फेयर सेंटर होता है। उसी से और एक स्ट्रक्चर होता है फोरब्रेन में, हिपोकैम्पस, ठीक है। सो इनर सेरेब्रम
एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस, तीनों स्ट्रक्चर मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, इसे हम लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। क्या? इनर सेरेब्रम, अंदर का सेरेब्रम, एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस मिला के एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम आपका हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर, किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ मिलके आपका सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करता है, मोटिवेशन, ठीक है, जो भी मोटिवेशन होता है सेक्सुअल डिजायर उस सब को कंट्रोल करता है ये लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलके। ऑलराइट, सो ठीक है। और फिर आपका जो फोरब्रेन होता है कॉर्टेक्स की ओर में, वो ग्रे मैटर होता है। वाई ग्रे मैटर? बिकॉज वहाँ में सेल बॉडी का एग्रीगेशन होता है। देखिए इस तरीके से न्यूरॉन्स है ना, ऐसा मैं न्यूरॉन्स को ऐसा बना रहा हूँ, इस तरीके से बना देता हूँ। देखिए इस तरीके से, ये रहा एक्सॉन, ये रहा न्यूरॉन्स को मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, और मतलब सेल बॉडी। तो देखो सेल बॉडी जहाँ में दुनिया भर का एग्रीगेशन हो गया वो क्या हो गया? वो तो काला ही दिखेगा ना। सो इसलिए वहाँ ग्रे मैटर का अपीयरेंस होता है। और वाइट मैटर का अपीयरेंस कहाँ में होगा? जहाँ आपका ये एक्सोनल आ रहा है, क्योंकि एक्सोनल लाइट होता है, इतना डार्क अपीयरेंस नहीं देगा। सो जहाँ सेल बॉडी का एग्रीगेशन होता है वो डार्क ग्रे मैटर या डार्क मैटर कहा जाता है ब्रेन का, और जहाँ एक्सोन का एग्रीगेशन होगा उसे वाइट मैटर कहा जाता है। ठीक है, सो पूरा ब्रेन को मैंने एक अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिया। अब चलिए आपको लैंग्वेज में दिखाता हूँ। ट्रिक के साथ मैंने जो इतना चाहिए था ख़त्म करवा दिया। देखता हूँ और भी कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है। सो वही है जो ऑलरेडी हमने बोल दिया। हाँ, ब्रेन स्टेम छोड़िए, चलो ब्रेन स्टेम मतलब ये डंडा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्रेन स्टेम, जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें मिड ब्रेन इन्वॉल्व रहता है, मिड ब्रेन, ठीक है, और हैंड ब्रेन। अब हैंड ब्रेन का कौन कौन सा है? फोरब्रेन, मिड ब्रेन है ना, मिड ब्रेन इन्वॉल्व है डंडा में, और हैंड ब्रेन का कौन? तो आपका पोन्स एंड मेडुला। सेरेब्रम नहीं होता क्योंकि ये थोड़ा आउटर की ओर में रहता है, यहाँ दुनिया भर का न्यूरॉन्स का एग्रीगेशन होता है, इसलिए डार्क ट्रिक का दिखता है। तो मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन का पोन्स एंड मेडुला आपका ब्रेन स्टेम बनाता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, इसको जोड़ के रखते हैं राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को, कॉर्पस कैलोसम ऑलरेडी बता दिया मैंने। ठीक है, एंड सेरेब्रल, इनर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एमिगडाला जो फेयर सेंटर है, और हिपोकैम्पस मिलकर आपका बनाएगा लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम, जो कि हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर आपका सेक्सुअल डिजायर, इमोशंस, मोटिवेशन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, सो सारा ब्रेन ख़त्म। अब अच्छे से लैंग्वेज में दिखाता हूँ आपको, चलिए। सो ब्रेन का जो 3 लेयर होता है उसे आप बोलते हो क्रेनियल मेनिंग्स। ठीक है, 3 लेयर होता है, डेट इज डेप। ठीक है, वो जो 3 लेयर होता है स्कल के बाद जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करे उसे क्रेनियल मेनिंग्स कहते हैं। मेनिंग्स मतलब कवरिंग। ठीक है, तो डेप डेट इज ड्यूरामीटर, अरेक्नोइड, पायामीटर। ब्रेन का 3 डिवीजन होता है, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोरब्रेन इंटीरियर पार्ट है, इसमें सेरेब्रम होता है, ब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, सो सेरेब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट है, इसका 2 हेमिस्फीयर होता है, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। देखिए राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये कनेक्टेड होता है आपस में विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, नाउ आउटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम जो है उसे क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। वो डिप्रेशन बनाता है एंड ग्रे मैटर होता है। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स में ग्रे होता है, ग्रे कलर होता है। क्यों? बिकॉज वहाँ सेल बॉडी का एग्रीगेशन होता है। ग्रे कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज। और इनर पार्ट जो होता है वो एक्सोन का वजह से वाइट होता है, इसलिए हम उसे वाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपका इनफोल्डिंग्स दिखाता है। देखिए नाउ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपका जो है सेरेब्रम में 3 एरिया होता है, ऑलरेडी बोला मैंने, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड जो नाइदर सेंसरी नॉर एसोसिएटेड, वही क्या है आपका एसोसिएटेड एरिया, जिसका काम है सिम, डेट इज कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन एंड मेमोरी। ठीक है, नाउ सेरेब्रम उसके अलावा आपका इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट, लर्निंग, थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल स्पीच सब कंट्रोल करता है, क्योंकि ब्रेन आपका कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है, मेन सिस्टम। ठीक है, सो इसके अलावा ये सब और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पकड़ लीजिए, ये सब कंट्रोल करता है सेरेब्रम। मेजर पोर्शन है भाई ये ब्रेन का, कितना एरिया कवर कर रहा है दिख ही रहे हो। Now thalamus, it is a structure around which the cerebrum wraps. cerebrum ये स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर में cerebrum रैपिंग कर रहा है। ठीक है, इनफोल्डिंग्स क्रिएट करता है। सो थैलेमस में MNS आ रहा है, मतलब इसका मोटर एंड सेंसरी एरिया रहता है इम्पल्सेस कैरी करने के लिए। क्लियर है? हाइपोथैलेमस का काम है डेट इज टेम्परेचर रेगुलेशन करना। ठीक है,
ई से ईटिंग एंड डी से ड्रिंकिंग, ठीक है, हंगर थर्स्ट आपको मेंटेन करता है। उसके अलावा आपका ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन सीक्रेट करता है, वहाँ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा स्लीप, वीकफुलनेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट ये मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। एंड द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, एसोसिएटेड रहता है कुछ स्ट्रक्चर से लाइक एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस। तो इसे क्या बोलते हैं, लिम्बिक लोब। लिम्बिक लोब जब आपका हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर रेगुलेट करता है आपका सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन एंड इमोशंस लाइक एक्साइटमेंट, प्लीजर, फियर, एवरीथिंग। एमिगडाला फेयर सेंटर। सो यहाँ सेंटेंस, यहाँ थोड़ा सा ये सेंटेंस गड़बड़ है, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि इनर स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस आपका लिम्बिक लोब बनाता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस नहीं। लिम्बिक लोब हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर ये सारा कंट्रोल करता है। ऑलराइट, ना मिड ब्रेन क्या है, इट इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस, ठीक है, थैलेमस एंड नीचे में क्या है आपका पोन्स, तो बीच में प्रेजेंट है मिड ब्रेन। यहाँ में इधर में थैलेमस और इधर में पोन्स से कंट्रोल है। एक कैनल सेरेब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू द मिडबैक एरा, एक कैनल है, रास्ता है जो पास होता है, ठीक है। मिड ब्रेन में 4 स्वेलिंग लोब स्ट्रक्चर होता है, इसलिए आप क्या बोलते हैं, क्वाड्री, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। क्वाड्री का मतलब ही होता है 4, ठीक है। और इस क्वाड्रीजेमिना का एंटीरियर जो पार्ट होता है वो विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए काम करता है। विजुअल के लिए देखो, आगे तो याद रखना, आँख आगे है, कान यहाँ में है, तो पोस्टीरियर पार्ट आपका ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सेंटर तो ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए, और आगे वाला ये कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना का विजुअल के लिए। हैंड ब्रेन, पीसीएम, ठीक है, पीसीएम पोन्स बैरोली एरा स्ट्रक्चर, पी और ये हो गया सी, बैलेंस करेगा, ये स्लीपिंग रिलैक्स एंड मेडुला, ये रहा। सो मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन का कौन, पोन्स एंड मेडुला मिलकर आपका बनाता है ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन का सी, पी एन एम, ओके, नॉट सी। सी तो बाहर की ओर थोड़ा निकला हुआ, देखिए ब्रेन स्टेम बनाता है। सो सेरेबेलम, लिटिल सेरेब्रम भी कहते हैं इसे, ठीक है। इट हैज कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, देखिए बाहर निकला हुआ एरिया है, बहुत सरफेस है, दुनिया भर का न्यूरॉन्स को एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी इक्विलिब्रियम, दैट इज बैलेंस। आपका पोन्स बैरोली, इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ऑफ ट्रैक, ठीक है, जो इंटरकनेक्ट करेगा ब्रेन्स का अलग अलग रीजन को, एंड इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर योर स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग एंड रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आई एंड ईयर के लिए भी होता है, ठीक है। एंड योर ऑब्लांगटा, मेडुला ऑब्लांगटा, सो ये क्या होता है आपका, ये ही एक एंडिंग पार्ट है, ये एंड पार्ट है जो किसके साथ कनेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। सो इसका काम क्या होता है, तो जैसे मैंने बोला, ठीक है, रेस्पिरेटरी, कार्डियक एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन ये करवाता है। उसके अलावा सलाइवेशन, वोमिटिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग भी रेस्पॉन्सिबल होता है आपका मेडुला। डाइसन चैप्टर में हमने पढ़ा है, वोमिट सेंटर का है, मेडुला में है, ठीक है। सुनो, स्पाइनल कॉर्ड क्या है आपका, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम का अंदर से जाता है, ठीक है, और वहाँ में भी एक कैनल होता है जिसे सेंट्रल कैनल कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी बीच में, उस सेंट्रल कैनल्स के, ये सेंट्रल कैनल के थ्रू से भी आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है, जो डेसिकेशन को प्रोटेक्शन के लिए हेल्प होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सो इट इज एनक्लोज विद इन स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम का अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाता है, ठीक है, इसका भी कवरिंग होता है। इसका एक सेंट्रल कैनल होता है जहाँ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। इसका वही चीज़ है, आउटर पार्ट व्हाइट मैटर का होता है, इनर वाला ग्रे मैटर ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स का सेल बॉडी, ठीक है, और व्हाइट मैटर एक्सोन की वजह से। तो फंक्शन है इसका भाई, कंडक्ट इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन से जो भी है स्पाइनल कॉर्ड के नर्व से जाता है, स्पाइनल नर्व से, ठीक है। एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। गर्म तवा छू दूँ, मेरा हाथ एकदम उठ के आएगा। गजाल अगर मैं चल रहा हूँ, मेरा पाँव में ऐसा गजाल घुस गया, एक झटका में लेके आऊँगा ब्रेन, तब मेरा ब्रेन का बस सिग्नल नहीं जाने वाला कि अरे गजाल घुस गया, निकाल, अचानक से मैं लाऊंगा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माई ब्रेन, ठीक है। तो उससे आपको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, जो देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये तो हो गया, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एवरीथिंग फ्लो चार्ट के साथ, ठीक है। ये इफरेंट भी बता दिया है मैंने, आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हो तो पकड़ पा रहे हो। पीएनएस फिर सोमाटिक ऑटोनोमिस होता है, ठीक है, सोमाटिक सीएनएस टू स्केलेटल, ऑटोनोमिक सीएनएस इज इनवॉल्यूंटरी और स्मूथ मसल। ये फिर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक आपका इमरजेंसी डेट इज फाइट फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक आपका रेस्पिरेशन, ब्रीडिंग,
ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्टिंग के लिए। विसरल मतलब सीएनएस से विसरल ऑर्गन तक नर्व फाइबर होता है, गैंग्लिया होता है। गैंग्लिया क्या है? सो गैंग्लिया नर्व्स का क्लस्टर है, ठीक है। With ganglia is a nerve cell cluster of a group of nerve cells located in the NS autonomic nervous system में। और नर्व प्लेक्सस मतलब ब्रांचिंग ऑफ नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नर्व्स होते हैं। सो नाउ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या? इट इज रैपिड इनवॉलंटरी एंड अनकॉन्शियस एक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। गर्म तवा को पकड़ते आपका हाथ पीछे आ जाएगा, गजाल घुसते आप आ जाओगे, ठीक है। रैपिड है, इनवॉलंटरी, आपके कंट्रोल में नहीं है। बॉडी को, ब्रेन को पता ही नहीं चलता, अनकॉन्शियसली आप रिस्पॉन्ड कर देते हो। जैसे सडन विड्रॉवल ऑफ द हैंड, ठीक है, व्हेन इट टचेस ए हॉट ऑब्जेक्ट, टचिंग लीव्स ऑफ ए नर्सिंग बेबी इवोक्स सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। क्लोजिंग आईलिड व्हेन ए लाइट फॉल्स ऑन द डैम, अंधारे अचानक से आईलिड आ गया तो आप आंख बंद कर दोगे, कुछ चीज़ आ गया तो भी आपका बंद होगा। नी में ट्रंक से मार देने से आपका नी जर्क करता है, ठीक है। सो ये सब होता है आपका रिफ्लेक्सेशन। ये कंडीशनल और अनकंडीशनल भी होता है। कंडीशनल मतलब जैसे आप किसी चीज़ का खाना को बहुत पसंद करते हो, सो आप जैसे ही वो स्मेल आ गया तो ऑटोमेटिक आपका सलाइवेशन आ जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स। नाउ इसका काम कैसे करता है वो हम नी जर्क फिनोमिनन को लेके समझेंगे, ठीक है। सो देखो काम कैसे करता है, बहुत सिंपल है। ये पूरा पाथवे को हम कहते हैं आपका रिफ्लेक्स आर्क, जो पूरा पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन का। इसमें एक आपका एफरेंट न्यूरॉन होना पड़ेगा, ठीक है, जो आपका टारगेट से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएगा, मतलब स्पाइनल कोड तक लेके जाएगा सिग्नल, नॉट ब्रेन, स्पाइनल कोड तक, ठीक है। और वहाँ से एक इंटर सेंसरी न्यूरॉन होगा जो कनेक्ट करेगा सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है। और बदले में सेंसरी न्यूरॉन्स आपका लेके जाएगा सिग्नल स्पाइनल कोड से ही आपका टारगेट ऑर्गन में कि विड्रॉ कर भाई, तो हो जाता है। तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर ऑर्गन जो स्टिमुलस रिसीव करेगा। सपोज ये पाँव है, यहाँ मैंने मार दिया कटांग करके, तो आप अपना पाँव पीछे करोगे या तो आगे करोगे, रिफ्लेक्स करोगे ना। तो देखो एफरेंट पाथवे जो है, एफरेंट नर्व जो है वो डोर्सल रूट गैंग्लिया थ्रू से होते हुए आपका चला जाएगा स्पाइनल कोड में। सो सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स को फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सीएनएस, ठीक है। और वहाँ में आपका ये देखिए, ये आपका एफरेंट नर्व है, ये इंटरसेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। तो यहाँ से सिग्नल लिया कि ओके भाई आ चुके हो, और ये दे देगा आपका ये मोटर न्यूरॉन्स को कि लेके जाओ इफेक्टर ऑर्गन तक, ठीक है। सो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स होता है, इट कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, और फिर आपका सिग्नल लाने के लिए होता है मोटर न्यूरॉन, जिसे एफरेंट, इफेक्टर या एक्साइटरी न्यूरॉन्स भी कहते हो, जो कंडक्ट करेगा इम्पल्स को फ्रॉम दी सीएनएस डेट इज स्पाइनल कोड ओके टू दी इफेक्टर ऑर्गन। और बदले में आपका इफेक्टर ऑर्गन जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, आप अपना पाँव आगे या पीछे करोगे, ठीक है। सो देखो ये हाथ जब आप कैंडल में लगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप पीछे कर दोगे गर्म हो जाने के बाद, ठीक है, गर्म है तो एकदम। सो क्या होगा, ये आपका एक एफरेंट नर्व किया आपका स्पाइनल कोड में, वहाँ से मोटर इंटरसेंसरी ने कनेक्ट कर दिया, मोटर वाले के पास से सिग्नल है आपका मसल टिश्यूज में, टान उसको वरना हाथ का जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो पूरा पाथवे है इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता है जो सेंटर जो होता है वो ग्रे मैटर होता है, बाहर की ओर जो होता है आपका वाइट मैटर होता है, ठीक है। सो इफेक्टर से आपका सिग्नल आएगा मसल्स में, उसके बदले में आप रिस्पॉन्ड करोगे या तो आगे या तो पीछे मारने के बाद यहाँ, ठीक है। लेके जाएगा कौन? एफरेंट न्यूरॉन थ्रू डोर्सल रूट गैंग्लिया। सो इसके साथ ये पोर्शन क्लियर होता है। बचा है हमारा सेंस ऑर्गन दैट इज़ आई एंड एयर, विच इज़ वेरी इजी। ऐसा तरीके से कराऊंगा जैसे ये भी कर रहा हूँ नोट्स के साथ, जो आप आराम से समझ पाओगे एंड यू कैन डू इट ऑल्सो, मतलब दिमाग में रह जाएगा। डोंट वरी, मेरा मुद्दा है कि पढ़ाने के साथ साथ दिमाग में रखवाना है, इसलिए मैं हैंड रिटन नोट्स का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। सो वो मैं अलग पार्ट से बना दूंगा आई एंड एयर का वीडियो, ठीक है। होप यू गाइस लाइक दी वीडियो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो भी बताना मेरे को, ठीक है। हाउ इफ़ यू नीड एनी इंप्रूवमेंट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।